कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम हावन दाव वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग अंजोरा में, और यह देश के माने हुए एक विश्वविद्यालय जी हाँ पशुधन के अच्छा से देख रेख होते। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है कि पशुधन में अगर कोई प्रकार के रोग राई होत है तो वो जौन रोग राई होते ओकर प्रभाव ओकर दूध में भी आते, और वो दूध में आए से वो दूध ला बच्चा भी पियत है, माता पियत है, किसान भाई पियत है, यानी आम जनता वो दूध के ग्रहण करत है। तो वो दूध से भी वो जो पशुधन ला रोग है वो रोग के लक्षण भी हमार जो दूध ला ग्रहण करत है वो ला हो सकते। एकर कारण पशुधन की भी रक्षा करना है रोग राई से। पशुधन स्वस्थ रही तो ओकर दूध स्वस्थ रही, और ओकर दूध ला हम ग्रहण करबो तो हमो स्वस्थ रहो। तो यही विषय में आज विस्तार से जानकारी लेबो कि पशुधन में होवैया रोग और ओकर से निकलने वाला दूध के प्रभाव कतेक हमारे मनुष्य के जीवन में छोड़ सकते, ओकर से बचे कैसे जा सकते। तो आओ ये विषय में विस्तार से जानकारी लेबो। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के हैं पूरक। खेती के साथ इनका भी ध्यान रखने की है जरूरत। कृषि प्रधान भारत में पशुपालन भी एक समृद्ध व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। बात चाहे गौपालन की हो या बकरी या मुर्गी पालन की, सभी कृषि के पूरक हैं। कृषि और पशुपालन हो साथ तो बन जाती है हर बात, ये कहा तो जा सकता है। लेकिन पशुपालन में भी कई बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और ज़रूरी है पशुओं को रोगों से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण भी। पशुओं में कई तरह के रोग होते हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका, रेबीज, बर्ड फ्लू, रानीखेत आदि। ऐसे रोग पशुओं को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ अगर ऐसे पशु किसी के भी संपर्क में आते हैं तो उनके शरीर में भी कीटाणुओं के प्रवेश की संभावना बनी ही रहती है। इसलिए पशुओं के खान पान का ध्यान रखने के साथ ही उनमें होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। पशु जहाँ भी हैं या मनुष्य जहाँ भी हैं वहाँ रोग होना भी स्वाभाविक है। और अगर हम देखते हैं पशुओं में जो प्रमुख रोग हमारे यहाँ मिल रहे हैं उसमें गलघोटू है, एकचड़ है, या हम देखते हैं फुट एंड माउथ डिसीज़ जिसको खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं, ये हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन इन सब रोगों का अगर पशुपालक अपने पशुओं में समय पर टीकाकरण करते हैं तो इन रोग से हम ज़रूर निजात पा सकते हैं। रोगग्रस्त होने पर पशुओं का इलाज कराना काफ़ी मुश्किल होता है, उससे हमारी जो उत्पादकता है उसमें भी काफ़ी कमी होती है, और साथ ही पशु जो है हमारे कई परिस्थितियों में जो होता है वो आगे काम के लायक नहीं रह जाते हैं और किसान भाइयों पर बोझ बन जाते हैं। दुधारू पशुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका जैसे रोग विषाणु जनित रोग हैं, और गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर जैसे पशुओं में ये रोग तेजी से फैलने वाले होते हैं। इससे प्रभावित जानवरों को तेज बुखार होता है और मुंह और खुरों में छाले और घाव भी हो जाते हैं। संक्रमण इतना खतरनाक होता है कि इससे बछड़े मर भी सकते हैं। दूध के उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है। इस रोग से बचाव के लिए आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग पशुओं के उपचार में किया जाता है, लेकिन रोकथाम के लिए हम अगर देखें तो इसका टीकाकरण प्रभावी है, और ये हमारे जो भी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं या हमारा विश्वविद्यालय है उससे संपर्क करके आप अपने पशुओं में नियमित रूप से खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण आप करवा सकते हैं। रोग का करो निदान, रोग के लक्षण को पहचान, दूध मांस का ना हो सेवन, भले ही हो थोड़ा नुकसान। कुछ जीव जंतु चारे या दाने के रूप में दूषित भोजन कर जाते हैं। ऐसा भोजन जो बैक्टीरिया युक्त होता है, उनके अंडे या मांस में विषाणु हो सकते हैं, जिसका सेवन अगर मानव करता है तो मानव के शरीर में भी विषाणु प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हम सबका ये प्रयास होना चाहिए
कि किसी भी तरह का विषाणु युक्त भोजन ना तो गाय या भैंस को खिलाएं, ना ही मुर्गियों को। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंतर्गत स्थापित इस लैब में अनुसंधान से हम लोगों ने पाया कि हमारे राज्य के कुछ एकत्रित सैंपलों में ये अवशेष की मात्रा पाई गई है। ये अवशेष निश्चित रूप से दूध के माध्यम से बाहर आते हैं और इनका प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर विपरीत होता है। हमारा किसान भाइयों से यही निवेदन है कि वह अपने पशुओं को ऐसा दाना ना दें जो सड़ा गला हो, जिसमें ऐसा ये कवक जो है उसका विद्यमान है। ऐसा दाना देने से निश्चित रूप से उसके अवशेष मिल के माध्यम से दूध पीने वाले में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ की प्रयोगशाला में हम लोग निरंतर ये शोध करते रहते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ हमें पशुओं से मिलते हैं, चाहे वह दूध हो या दूध से बने उत्पाद हो, चाहे वो मांस हो, चिकन हो या मटन हो या अंडा हो, उसके माध्यम से किसी भी तरीके का रोग या कोई समस्या उनके खाने वाले में ना जाने पाए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, आप मन से हाथ जोड़ के विनती है। आप मन तो जानत हो कि दूध जो है एक अमृत तुल्य है। दूध में हर तरह से प्रोटीन तत्व और सबो तत्व रहते। दूध पी के आदमी स्वस्थ रह सकते, जिंदा रह सकते। लेकिन एक बात है कि अगर रेबीज से युक्त कुत्ता है, पागल कुत्ता है, और वो गाय काट लीस, बकरी काट लीस, बकरा काट लीस, तो वो जो गाय दूध देवत है ओकर दूध के ना उपयोग करो तो ज़्यादा अच्छा है। बकरी के दूध के उपयोग ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। रेबीज से ग्रसित कुत्ता और बकरा काटे तो बकरा के मांस ना खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। काबर कि दूध के माध्यम से या फिर मटन के माध्यम से या बकरी के दूध के माध्यम से आय की संभावना हो सकते, लेकिन हम जानबूझ करके रेबीज जैसे खतरनाक जो बीमारी है जेकर 100% मौत तय है, ओला काबर ग्रहण करना चाहिए। ओकर दूध के प्रति हमला मोह नहीं रहना चाहिए, न बकरा के मांस के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए।
ये बात की मैं आप सब ला विनती करत हूँ कि कुत्ता अगर रेबीज युक्त है और काट दीस गाय ला, बकरा ला, बकरी ला या मनुष्य ला भी काट दीस तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, तत्काल इलाज कराना चाहिए, जेकर से जान बच जाए। रेबीज भी एक भयावह रोग है जो पागल कुत्ते के काटने से होता है। किसी भी जानवर को पागल कुत्ता जब काटता है तो उसके खून में रेबीज के कीटाणु चले जाते हैं। दूध देने वाली गाय को अगर इस तरह का कोई भी संक्रामक रोग हो या भैंस को इस तरह का कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो इससे दूसरे पशु और मानव भी पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से हमारी ये गुजारिश है कि पशुओं को अगर रेबीज हो जाए तो अपने पशुओं की देखभाल ज़रूर करें। रेबीज़ या पागलपन जिसको कुत्तों में एक हम लोग देखते आते हैं, कभी कभी कुत्ते पागल हो जाते हैं, एक विषाणु जनित रोग है। इसका विषाणु जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। एक बार ये शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसका फिर कोई उपचार नहीं है और इसमें मृत्यु जो है वो 100% निश्चित है। और इस दौरान जो भी उनके संपर्क में आता है उसको ये काटते जाते हैं और रोग को फैलाते जाते हैं। उपचार में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, घाव को अच्छी तरीके से पानी से साफ़ करना है। जो दूसरे घाव होते हैं हम लोग साफ़ करते हैं, उससे ये सफाई थोड़ा सा अलग होगा। इसमें हम बहते हुए पानी में, नल हम शुरू कर लें, उस बहते हुए पानी में साबुन को लेके और जो घाव है उसको अच्छी तरीके से रगड़ते जाएं और कम से कम 10 से 15 मिनट हमें उस घाव को साफ़ करना है। उसके पश्चात हमें जो भी हमारे पास एंटीसेप्टिक हमारे पास दवाइयाँ हैं उसका हम लगाएं। कई बार ग्रामीण स्तर पे ये बड़ा दुष्प्रचार रहता है कि उस पर हम हल्दी लगा दें या उसको बांध दें, ये हमें नहीं करना चाहिए। हल्दी या घाव को बांधने से उस रोग की जो संभावना है होने की वो और बढ़ जाती है, ना कि कम होती है। वैज्ञानिकों ने शोध में ये पाया है कि अगर पशुओं को विषाणु युक्त भोजन दाने या चारे के रूप में मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके कुछ अंश दूध के रूप में या मुर्गियों और बकरियों के मांस के रूप में मानव के शरीर में पहुंच सकते हैं। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूं जो अभी हिंदुस्तान के हर किसान भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारक है। डिसीज़ का नाम है लंपी स्किन डिसीज़, जिसे कि गांठदार त्वचा रोग भी कहा जा रहा है। किसान भाई बहन, ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि कैप्रीपॉक्स वायरस से होती है। क्योंकि ये विषाणु जनित बीमारी है इसीलिए इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, परंतु लक्षणों के आधार पर इलाज पॉसिबल है। तो जैसे ही आप किसी जानवर की त्वचा पर गांठ देखते हैं या अगर उसे बुखार में देखते हैं तो तुरंत ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास में जा कर के इलाज करवाएं। अगर आप लेट करते हैं, 2-4 दिनों के बाद आँख से नाक से स्राव होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि अब कंडीशन जो है वो गंभीर हो गई है। श्वसन तंत्र और जठर तंत्र भी प्रभावित हो चुका है। इस अवस्था में पशु को संभालना या उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। इसका इलाज लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। बचाव पॉसिबल है। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर ये बीमारी जैसे कि भारत में व्यापक रूप से फैल चुकी है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर इस बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और इसका टीकाकरण अभी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं अश्व अनुसंधान परिषद ने जॉइंटली बनाया है वैक्सीन। इसीलिए गोट पॉक्स का टीका भी इस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जा रहा है। पशुओं की सेहत का रखेंगे ध्यान, तभी तो मिलेगा समस्या का समाधान। किसी भी तरह के रोग या बीमारी से अगर पशुओं को है बचाना तो पशुओं के टीकाकरण का उपाय जरूर अपनाना। इस मामले को लेकर कामधेनु विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक निरंतर शोध कर रहे हैं और पशुओं के टीकाकरण के लिए किसानों को जागृत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। टीबी हमारे जो दुधारू पशु हैं उनके माध्यम से भी हमें हो सकता है। लगभग 10% जो कुल टीबी के केसेस हैं हमारे देश में
वो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में जाते हैं। एक अनुमान के हिसाब से ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो टीबी है, इसमें लक्षण जो हमें जानवरों के माध्यम से हो रही है, पशुओं में बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। एक साधारण से लक्षण है कि पशु दुबला पतला होगा, उसका वज़न कम होगा, दूध जो उत्पादन हो रहा है कभी कभी उसमें थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिलता है। आँखें जो है उसकी बड़ी ऐसी लगी होंगी कि देखने से लगेगा पशु बीमार है। जो चमड़ी है उसकी वो एक विशेष तरीके से सूखापन सा उसमें हमें देखने को मिलता है। ये जो साधारण से लक्षण है यही हमें पशुओं में मिलते हैं। लेकिन जब कभी हम ऐसे पशुओं का दूध का सेवन करते हैं तो उसके माध्यम से इसका जो जीवाणु है वो मनुष्य शरीर में चला जाता है और वो वहाँ पर टीबी का रोग जो है उत्पन्न करता है। पशुओं के माध्यम से जो मनुष्यों में टीबी का रोग हो रहा है उसके लक्षण कुछ अलग नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया वैसे ही लक्षण आपको मिलेंगे। और इसकी साधारण जांच से ये बता पाना कि ये टीबी जो है पशुओं के माध्यम से हो रही है या दूसरे मनुष्यों के माध्यम से उसमें हुई है, ये भी मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ विशेष जांच की ही आवश्यकता होती है जिससे हम बता पाते हैं कि यह रोग पशुओं के माध्यम से हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें पशुओं में भी समय समय पर टीबी की जांच कराते रहना चाहिए। जो भी दुधारू पशु हैं, जिनके किसान भाई ने ज़्यादा संख्या में पशु पाले हुए हैं, तो उनके दूध का हमें किसी भी तरीके से सेवन से बचना चाहिए। तो इस तरह से सभी वैज्ञानिकों का और हमारा ये निवेदन है आप सभी से कि पशुओं को अगर कोई भी संक्रामक रोग हो जाए तो उसके दूध या मांस का सेवन ना करें। थोड़ा नुकसान सह लें लेकिन सेहत का ध्यान रखें, टीकाकरण अपनाएं, पशुओं को रोगों से बचाएं। स्वस्थ रहे पशु, स्वस्थ रहे मानव, रखें सबका ध्यान तो समृद्ध जरूर होंगे किसान। अगर आपके पास में HF है या क्रॉस ब्रीड के गाय हैं या जर्सी है जिनकी त्वचा पतली होती है, ऐसे जानवरों में मृत्यु दर 48 से 40% तक है। हमारी देशी गाय की त्वचा कुछ मोटी होती है और हमारी देशी गाय का इम्यून तंत्र भी जो है वो HF और जर्सी की तुलना में अच्छा होता है। तो इसीलिए हमारी गायों में ये बीमारी का मृत्यु दर 1 से 2% है, पर बीमारी का फैलाव बहुत ज़्यादा है जो कि तकरीबन 48 से 40% है, जिसे हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। तो हमें बीमारी को फैलने से किसी भी तरीके से बचाना है। घबराएं नहीं, पशु चिकित्सक से संपर्क करें, अपने गायों को टीकाकरण करवाएं। कामधेनु विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ये अपील भी है कि पशुओं के भोजन का खास ध्यान रखें, दूषित भोजन से उन्हें बचाएं और साथ ही साथ अगर किसी भी पशु को ऐसा कोई संक्रामक रोग हो तो उसके दूध या मांस का सेवन न करें, न कराएं। पशुपालन के बिना हम खेती का बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। खेती की बात ही नहीं, हम मनुष्य भी बिना पशुओं के जीवन जो है वो उसके बारे में नहीं कल्पना कर सकते हैं। शायद हम जब सुबह सो के उठते हैं और रात को जब वापस बिस्तर में जाते हैं तो प्रत्येक क्षण पे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पशु से जुड़े रहते हैं। उठ के सुबह जब हम चाय पीते हैं तो दूध की आवश्यकता हमें होती है, हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है, हमें खाने में दूध के उत्पाद हो या अंडा मुर्गी किसी की भी आवश्यकता होती है। तो इनके बिना परिकल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। ये दोनों पशु और जो मानव का संबंध है, इसको अलग की कल्पना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम देखते हैं कि पशुओं का हम अगर देखें तो जितने भी हमारे पशु हैं वो कहीं ना कहीं खेती में, खासकर हमारे भारत में या छत्तीसगढ़ राज्य में, इनके बिना खेती संभव नहीं है। ये हर क्षण पे चाहे हमें खाद की ज़रूरत हो, चाहे हमें दूसरे जो कृषि के उत्पाद निकल रहे हैं उनका अगर हमें सही तरीके से उपयोग करना है तो ये पशु हैं जो जिसका अच्छी तरीके से निपटान करते हैं और हमें कहीं ना कहीं बदले में एक अच्छी आय भी किसान भाई को देते हैं।
संगवारी हो पशुधन के बारे में ओकर से होइया रोग के बारे में निदान के बारे में विस्तार से जानकारी लें। अब आवा हमर संगवारी मन बढ़िया सन गीत के आनंद लें। नाचे जाओ गाने मोरे कामे हमें भाई नाचे जाओ गाना मोरे कामे हमें भाई बीरा अर्जुन हरा बोलेगा भाई बोला ना लगेगी बीरा बीरे हरा बोलेगा भाई सुना ना लगेगी राजा विराट हरा सुनेगा भाई। अर्जुन कहे महाराज मोर नाम तो काबर के तब बिहरल्ला है और मैं नाच गाने के काम करता हूँ और कभी कभार शिक्षा दे के काम करता। राजा विराट ला कहे ये राजा ये रखे के लायक हवे ये अर्जुन ला तको रखे थे और सहदेव ला कहे बेटा तोरो नाम काम ला बता भाई। सहदेव कहे राजा मोर नाम सैनिक ग्वाल है भाई अब मैं गाय मन के सेवा करता गाय मन ला दाना भूसा खवाता भाई अब जे गाय पिला नहीं दाना ओला पिला तो को देवा था अच्छा ओ काबर कही तो कर पिला ने नान के खड़ा कर अब कहते ते ग्वालों के थस ले तो ये 10 साल के छाड़ा गाय ले 10 लीटर दूध दे ठीक। सहदेव कहे हे गिरधारी हे बनवारी हे त्रिपुरारी मैं कहे बार तो कही डरे पर मैं 10 साल के छाड़ा गाय येला मैं कैसे 10 लीटर दूं भाई। सहदेव रहा थे भगवान कन्हैया के स्मरण करे स्मरण करे लगे। जब सहदेव भगवान कन्हैया के स्मरण करे तब भगवान कन्हैया ते सहदेव के पुकार ला सुन के आके प्रकट हो जाते और सज्जन बैठे रहते जैसे तब भगवान कन्हैया ते सज्जन के रूप दिखाओ भाई आओ साक्षात सहदेव के सामने मां नारायण के रूप में दिखाओ वो करे सेती के है जिनकी रही भावे ना जैसी आओ प्रभु मूरत कैसी। भजनहीन तुलसीदास जी महाराज रामायण में बताए कि जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखा ही तैसी जैसे ते भगवान ला देखबे तैसने रूप में भगवान है तुम दिखाई देते आई नहीं। भगवान कन्हैया ला कहे कैसा ये तो 10 साल के छाड़ा गाय अब मेला कैसे 10 लीटर दूध दे वहाँ भगवान कन्हैया रहा ते हाथ के इशारा में कथे सा देला ते का बात के फिकर करता ते वो गाय के पीठ में हाथ रलेंगा दे अभी वो गाय है 10 लीटर दूध दी काबर के तो भगवान कन्हैया हाथ के इशारा में कथे सहदेव ते का बात के फिकर करत है ते वो गाय के पीठ में रेंगा दे और 5 बार थपथपा दे भगवान कन्हैया हाथ के इशारे में बता देते बैठे रहते थे मन काय के ले ना बताना कत्का बेरा 10 लीटर दूध देख खाबे भाई ले तो बता दूह के दिखाना दूह के दिखाना जी के हिस सहदेव रहा थे गाय के पीठ में हाथ लरेंगा देते और 5 बार थपथपा वही दिन ले राउत मन सीखे बछरू ढीली और गाय ले सवारी ओकर बार 5 बेर ऐसे गाय कुठेरा थपथपाते का बर कई तो सहदेव रहा थे हाथ लरेंगइस और 5 बार ले थपथपाइस ना त गाय के काचर ते जबरदस्त सहदेव कहे नान अब दुहे बर कथे दुहे ललावा जी के पर थोक बहुत ला झान लावे नान मुल्ला बने बड़े जान लावे कथे 10 लीटर के धरऊ लावे 10 लीटर के धरऊ कथे का बर कई तो हां उला नान के बड़े जन हौला नान के मढ़ा दे सहदेव रहा थे हौला मढ़ाई सान गायला अगा गदारा दुहाना लागे भागी अगा गदारा